यह 20 साल पहले रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन आपदा फिल्म है और जलवायु की भविष्यवाणी करने वाली सबसे कम आंकी गई फिल्मों में से एक है। डे आफ्टर टुमारो की अहमियत हमें आज 20 साल बाद तब समझ आई जब सचमुच मैक्सिको की खाड़ी की गर्म जलधारा के टूटने का खतरा पैदा हुआ। इसी साल फरवरी में अत्यधिक मौसम के कारण सैकड़ों पर्यटक अंटार्कटिका में फंस गए और प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए की कीमत पर भागने वालों को नेटिजन्स ने मजाक में लिया। यह वास्तव में दी डे आफ्टर टुमारो का वास्तविक जीवन संस्करण लगता है। पृथ्वी के साथ इंसानों का हर प्रयोग उस सोए हुए विशालकाय सांप को जगा सकता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस आपदा स्थल तक ले चलूंगा। कहानी अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन से शुरू होती है। नीले ग्रे ग्लेशियर पर एक वैज्ञानिक टीम बर्फीले तूफान में बर्फ के कोर के नमूने इकट्ठा कर रही है। अचानक उनके पैरों के नीचे की बर्फ की शेल्फ से कड़क की आवाज आती है और एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैल जाती हैं। अंदर जैक डॉक्टर और उनके साथी असामान्य स्थिति को भांपकर जांच करने के लिए भागे। उन्होंने देखा कि दूर का आइस शेल्फ काम करना बंद कर चुका है, वह टूट रहा है और एक टीममेट डिटेक्टर से जुड़ा हुआ खतरे में है। सोचने का समय नहीं था। जैक और उनके साथी तुरंत बचाने के लिए आगे बढ़े और आइस शेल्फ टूटने से पहले टीममेट को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन बर्फ के कोर के नमूने टूटे हुए हिस्से पर रह गए थे। जैक ने खतरे की परवाह न करते हुए दौड़ लगाई और साथी के पास कूद गए, नमूना उठाया और वापस कूद गए। जैक के पूरी तरह से संभलने से पहले ही उनके पैरों के नीचे की बर्फ फिर से टूट गई। वह खाई में गिरने ही वाले थे, लेकिन आखिरी मिनट में उन्होंने बर्फ को पकड़ा और गहरे गड्ढे में गिरने से बच गए। 2 साथियों की मदद से उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया गया। अंटार्कटिक आइस शेल्फ का टूटना केवल आपदा की शुरुआत नहीं, बल्कि अभिमानी सभ्यता के लिए प्रकृति की एक मौन चेतावनी है। जब ग्लेशियर की दरारें खुलने लगती हैं, तो क्या इंसानों के पास पृथ्वी के घावों को भरने का समय होगा? जैक डॉक्टर सिर्फ आपदा के पर्यवेक्षक नहीं है, बल्कि एक भविष्यवक्ता भी है। उन्होंने व्हाइट हाउस की जलवायु बैठक में होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का उपयोग करके जलवायु डेटा दिखाया और बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी, जिससे उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा बाधित होकर रुक जाएगी, जिससे वैश्विक जलवायु प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में तापमान तेजी से गिरेगा और पृथ्वी एक नए आइस एज में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन उनके चेतावनियों को उपराष्ट्रपति और अधिकारियों ने अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति का हवाला 1990 में दिया था, देते हुए खारिज कर दिया। जैक और उनके साथियों द्वारा जान जोखिम में डालकर जुटाया गया डेटा राजनेताओं के सामने महज एक कागज का टुकड़ा था। कुछ दिनों बाद चरम मौसम ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले टोक्यो में मुट्ठी के आकार के ओले पड़ने लगे। एक सुरक्षाकर्मी प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही एक बड़े ओले ने उसे मारा और वह सीधा स्वर्ग सिधार गया। कांच के पर्दे वाली दीवारें टूट गई और लोग भागने लगे। हर ओला एक अमोघ पत्थर की तरह था जो उन पर फेंका जा रहा था। जैसे ही टोक्यो में ओलावृष्टि बंद हुई, लॉस एंजल्स में बवंडर का कहर शुरू हो गया। शहर के केंद्र के ऊपर गहरे ग्रे बादल एक विशाल अजगर की तरह उमड़ रहे थे और कई बवंडर अलग अलग दिशाओं से इकट्ठा होकर 1 किलोमीटर से ज्यादा व्यास वाला एक सुपर साइक्लोन बना रहे थे। हॉलीवुड का निशान टुकड़ों में फट गया और 2 बवंडर आपस में मिलकर एक बड़ा रूप ले लिया, जिसने लॉस एंजल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया। कारें और विज्ञापन बोर्ड भी हवा में उड़ गए। इंसानों की स्टील की दीवारें प्रकृति की शक्ति के सामने शौचालय के कागज की तरह नाजुक थी। एक सफाई कर्मी ने इमारत का सुरक्षा द्वार खोला तो उसके सामने अथाह खाई थी। पूरी इमारत को बवंडर ने बेरहमी से काट दिया था। पहली आपदा के बाद सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के अभिजात वर्ग ने बैठकें की। दुनिया भर की अचानक आई आपदाओं पर चर्चा हुई। कुछ ने पूछा कि क्या सूरज वैश्विक जलवायु को प्रभावित कर रहा है, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसी ने तुरंत इसका खंडन किया। सूरज सामान्य था, केवल जैक को विश्वास था कि यह उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा के कारण है। उन्होंने कहा कि धारा बदल गई है और यह तो बस शुरुआत है। इसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से एक सिमुलेशन प्रयोग किया। जब जैक को सिमुलेशन के नतीजे मिले तो वह पसीने से भीग गए। उन्हें लगा था कि आपदा आने में अभी समय है, लेकिन अब केवल कुछ हफ्ते बचे थे। उन्होंने मौसम ब्यूरो के प्रमुख के माध्यम से उपराष्ट्रपति से संपर्क किया और बताया कि जलवायु कुछ हफ्तों में तेजी से बदलने वाली है। उन्होंने राष्ट्रपति से उत्तर के निवासियों को निकालने का आदेश देने की उम्मीद की, लेकिन उपराष्ट्रपति को अभी भी लगा कि जैक अतिशयोक्ति कर रहे हैं। इस बीच पृथ्वी के दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में कई ब्रिटिश हेलीकॉप्टर बर्फीले तूफान में ईंधन ले जा रहे थे। बाहर दृश्यता लगभग शून्य थी। पायलट केवल थोड़ी सी दृश्यता पर भरोसा कर रहे थे। अचानक बादलों में एक लंबवत रिंग जैसा अवरोध दिखाई दिया। चारों ओर बर्फीला तूफान एक सफेद दैत्य की तरह घूम रहा था, जो 10 किलोमीटर से ज्यादा व्यास का तूफान बना रहा था। अंतरिक्ष विकिरण की तरह तूफान एक विशाल विस्फोटक की तरह था। कॉकपिट में अलार्म बज उठा और विंडशील्ड पर मकड़ी के जाले जैसी बर्फ जम गई। कम तापमान के कारण ईंधन पाइप जम गए, यहाँ तक कि प्रोपेलर भी तुरंत जम गया। भयानक कम तापमान ने हेलीकॉप्टरों को पूरी तरह से जमा दिया और 3 हेलीकॉप्टर एक के बाद एक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पायलट ने जबरदस्ती दरवाजा
दरवाजा खोला और उसका हाथ सतह छूते ही जम गया। यह खबर जल्द ही जैक तक पहुंची। पुराने प्रोफेसर द्वारा दिए गए डेटा की मदद से उन्होंने थर्मल सर्कुलेशन मॉडल को फिर से बनाया। उन्होंने पाया कि तूफान का घूमना ठंडी हवा को ऊपरी ट्रोपोस्फियर से नीचे खींच रहा था और हवा के नीचे आने की गति बहुत तेज थी। स्कॉटलैंड में इस तूफान के अलावा उन्होंने पहले कनाडा और साइबेरिया के ऊपर 2 अन्य सुपर तूफान बादल समूहों का अवलोकन किया था। जैक ने पहले एक मॉडल प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि उत्तरी गोलार्ध को हिम युग में प्रवेश करने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, लेकिन इस विश्लेषण के बाद तीनों सुपर तूफान पूरे उत्तरी गोलार्ध को केवल 1 सप्ताह में घेर लेंगे, जो पृथ्वी के स्वरूप को बदलने के लिए काफी होगा। प्रोफेसर का फोन रखने के बाद जैक को अपने पुराने दोस्त से पता चला कि न्यूयॉर्क शहर में भी भारी बदलाव आया है। दरअसल कुछ दिन पहले जैक का बेटा सैम अपनी प्रेमिका लॉरा के लिए स्कूल की क्विज में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गया था। न्यूयॉर्क में आपदा एक असामान्य भारी बारिश से शुरू हुई। बादल स्याही की तरह आकाश में छा गए और कई दिनों और रातों तक लगातार बारिश हुई। समुद्र का पानी सबवे सुरंगों से वापस बह गया और टाइम्स स्क्वायर के सीवरों से निकलकर जमीन और भूमिगत दोनों जगह से हमला कर रहा था। सड़कों पर पानी तेजी से घुटनों तक भर गया और शहर का यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सैम जानता था कि स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। वह अपने सहपाठियों को ऊंचाई पर स्थित पुस्तकालय ले गया, लेकिन तभी उसकी प्रेमिका लॉरा गलती से गंदे पानी में कट गई। इसके बाद उसने कार में फंसी एक माँ और बेटे को देखा और उसके दयालु मन ने तुरंत उन्हें बचाने की सोची। उन्हें पता नहीं था कि पहली सुनामी न्यूयॉर्क की खाड़ी से 100 मीटर ऊंची पानी की दीवार के रूप में आ रही थी, जो दुनिया को निगलने वाली एक विशाल लहर की तरह थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सबसे पहले सुनामी ने अपनी चपेट में लिया। उसके बाद उनकी टीम का अपार्टमेंट भी विशाल लहर की चपेट में आ गया। लहर एक अनियंत्रित जहाज की तरह थी जिसने पूरी ब्रॉडवे स्ट्रीट को जलमग्न कर दिया। सैम ने अचानक देखा कि विशाल लहर उनकी सड़क की ओर बढ़ रही है। सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत लॉरा की ओर भागा, जो अभी भी अपना बैग लेने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से वे पानी के उन्हें निगलने से पहले ही पुस्तकालय में छिपने में कामयाब रहे। पानी ने पूरे न्यूयॉर्क शहर को पूरी तरह से डुबो दिया। जब सुनामी थोड़ी शांत हुई तो बचे हुए लोगों ने पाया कि संचार सुविधाएं पूरी तरह से बंद हो गई थी और बिजली व्यवस्था भी ठप हो चुकी थी। अपने पिता से संपर्क करने के लिए सैम को एडमिनिस्ट्रेटर से पता चला कि 1.5 मंजिल पर एक फोन है। पुराने फोन सीधे लाइन से जुड़े होते थे, इसलिए शायद वे काम कर रहे हों। वह बर्फीले पानी में कूदा और अपने पिता को फोन किया। उसने अपने पिता को अपनी लोकेशन बताई। जैक ने भी उसे कहा कि बाहर न निकलना, अत्यधिक ठंड आने वाली है। ठंड से बचने के लिए जो भी जलाने लायक चीज मिले उसे इकट्ठा कर लेना। उसने वादा किया कि वह उसे ढूंढने न्यूयॉर्क आएगा, लेकिन जैक के अपनी बात पूरी करने से पहले ही बर्फीले पानी ने पूरी गलियारे को डुबो दिया। आखिरी क्षण में सैम ने समझदारी दिखाई। फोन रखने के बाद जैक तुरंत समझ गया कि उनके बेटे की स्थिति बहुत खतरनाक है। उन्होंने सैम को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। तभी उनके सुपीरियर लीडर जैक के पास आए और उनसे कहा कि वह जाने से पहले अपनी रिसर्च के परिणाम को मैनेजमेंट को एक आखिरी बार रिपोर्ट करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और सेना के लिए इस बैठक में भाग लेना बहुत जरूरी है। जैक ने बैठक में सबको फिर से सिमुलेशन प्रयोग दिखाया। इस बार सुपर तूफान 7 से 10 दिनों तक चलेगा और पूरा उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह से हिम युग में प्रवेश कर जाएगा। उत्तर के निवासी समय की कमी के कारण बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए उन्हें आत्मरक्षा का विकल्प चुनना होगा। यह सब कहने के बाद जैक न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हो गए और राष्ट्रपति ने तुरंत उनकी योजना को अपनाया। अमेरिकी नागरिकों को मैक्सिको की सीमा पर भेजा गया और बड़ी संख्या में अमेरिकी मैक्सिको में शरण लेने के लिए उमड़ पड़े। दूसरी ओर पुस्तकालय में सैम ने अपने पिता की बात सुनी और सबको गर्म कपड़े बांटने लगा। तभी एक आवारा व्यक्ति के साथ आए कुत्ते की आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित किया। खिड़की से बाहर देखने पर उन्होंने देखा कि बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी और हवा का तापमान तेजी से गिर रहा था। एक 10,000 टन का विशाल जहाज मैनहट्टन की सड़क में धीरे धीरे बहकर आ गया। कुछ ही घंटों में बर्फ ने पूरे न्यूयॉर्क को एक सफेद चादर में लपेट दिया। सड़कों का समुद्री पानी 0 से कई डिग्री नीचे के तापमान में मोटी बर्फ में जम गया था। बड़ी संख्या में लोग दक्षिण की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी सबको सेना के साथ चलकर दक्षिण भागने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन सैम जानता था कि अब बाहर निकलना मौत को दावत देना है। पिता ने कहा था कि अत्यधिक ठंड जल्द ही आएगी और तूफान के अंदर हर कोई मारा जाएगा। उसने अपने पिता की बात सबको बताई, लेकिन एक छात्र की बात पर कौन विश्वास करता? यहाँ कोई सप्लाईज और भोजन नहीं था। वे केवल बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते थे। अधिकांश लोगों ने भागने का फैसला किया, जबकि कुछ ही लोग रुके। फिर वे सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग हो गए। सैम ने पुस्तकालय में वेंडिंग मशीन ढूंढी और उसमें से भोजन निकाला। लॉरा और शिक्षक ने ईंधन के लिए अधिक किताबें इकट्ठा की। फिर उन्होंने सभी सप्लाईज एक कमरे में जमा की और अपने पिता के आने का इंतजार करने लगे। जैक भी सब कुछ तैयार करके निकल पड़े। उनके 2 दोस्तों ने भी इस समय शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने दक्षिण की ओर जाने की योजना को छोड़ दिया और जैक के साथ न्यूयॉर्क की खोज यात्रा पर निकल पड़े। वे एक दिन और एक रात तक ड्राइव करते रहे। बाहर बर्फीले तूफान ने
उनकी विजिबिलिटी रोक दी। जल्द ही उनकी कार बर्फ में फंस गई। आगे का रास्ता बर्फ से ढक गया था। उन्होंने तुरंत पैदल जाने का फैसला किया। अंटार्कटिक आइस शेल्फ पर 15 साल से ज्यादा के रिसर्च अनुभव के साथ जैक को विश्वास था कि वह बर्फीले जंगल को पार कर सकते हैं। तीनों बर्फीले तूफान में मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन विजिबिलिटी कम होने और उपकरण भारी होने के कारण उन्होंने अपने पैरों के नीचे की पतली बर्फ पर ध्यान नहीं दिया और वह टूट गई। वे तुरंत नीचे फिसलने वाले थे। महत्वपूर्ण क्षण में जैक ने बर्फ कुल्हाड़ी का उपयोग करके खुद को रोका। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त की स्थिति जांची। दोस्त ने कहा कि वह ठीक है। फिर उन्होंने अपने पीछे आपूर्ति से बंधी रस्सी खींची, लेकिन पतली बर्फ उनके वजन को नहीं झेल पाई और जल्द ही उसमें दरार आ गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीनों मारे जाएंगे। अपने दो दोस्तों को बचाने के लिए दोस्त ने रस्सी काट दी। एक टीममेट के बलिदान के बाद दोनों बहुत दुखी थे। जल्द ही दूसरा दोस्त भी थक गया। जैक ने केवल एक लाइफ जैकेट ढूंढी और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ा। इस समय पुस्तकालय में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। आधी रात को लॉरा को लगातार खांसी आ रही थी और वह तेज बुखार के कारण गंभीर रूप से बेहोश थी। व्यवस्थापक के कहने पर उन्हें याद आया कि लॉरा को पहले धातु की प्लेट से चोट लगी थी। उन्होंने कपड़े उठाए तो देखा कि घाव संक्रमित हो गया था और रक्त सेप्सिस का कारण बन गया था। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। सैम को तुरंत विशाल मालवाहक जहाज याद आया जो पहले दिखा था। उस पर जरूर दवाएं होंगी। दो सहपाठियों के साथ उन्होंने दवाएं ढूंढने के लिए जहाज तक जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आकाश में दो विशाल तूफान बादल समूह तेजी से नजदीक आ रहे थे जो 1 घंटे के भीतर न्यूयॉर्क से टकराने वाले थे। तीनों सफलतापूर्वक जहाज में प्रवेश कर गए। खोजबीन के बाद उन्हें इलाज की दवाएं सफलतापूर्वक मिल गईं और उन्हें कैंटीन में बड़ी मात्रा में डिब्बा बंद भोजन भी मिला। जब तीनों खुशी में डूबे थे तभी कुछ ग्रे भेड़िए परछाई से बाहर निकल आए। उनकी खाल पर बर्फ जमी थी और उनकी आंखों में नीली भयानक चमक थी जो सैम और उसके दोस्तों की ओर बढ़ रही थी। भेड़ियों ने हमला किया और तुरंत एक छात्र को घसीट लिया। उसके हाथ को बुरी तरह से काट लिया। सैम ने अपने हाथ में पत्थर के टुकड़े से पलटवार किया और भेड़ियों को दरवाजे के बाहर रोकने में कामयाब रहा। घाव का साधारण उपचार करने के बाद सैम ने भेड़ियों को दूर भगाने और अपने साथियों को भागने का समय देने के लिए अकेले बाहर जाने का फैसला किया। उसने जहाज के बाहरी दरवाजे का उपयोग करके दूसरे कमरे में प्रवेश किया और सभी भेड़ियों को जहाज के ऊपरी डेक पर आकर्षित किया। पकड़े जाने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने जहाज के मोटे दरवाजे को बंद कर दिया। उसके साथी भी तुरंत कैंटीन का दरवाजा बंद करने में कामयाब रहे। उन्होंने भेड़ियों को फंसा दिया और फिर अपने घायल दोस्त को खींचकर पुस्तकालय की ओर भागे। इस समय तूफान का केंद्र भी नजदीक आ रहा था और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तेजी से जम रही थी। सौभाग्य से तीनों समय पर वापस आ गए, लेकिन अत्यधिक ठंड तेजी से बढ़ रही थी। सभी पागलपन से भट्टी में किताबें डाल रहे थे। जब सभ्यता की विरासत ईंधन बन गई तो छोटी सी आग ही उनके जीवित रहने का एकमात्र आकर्षण बन गई। उन्होंने सभ्यता की विरासत का आदान प्रदान एक रात जीवित रहने के लिए किया। इस बीच जैक भी लगभग बेहोश हो गए थे। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि बर्फ के गिरने की गति और झंडे में असामान्य बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वह तूफान के केंद्र में थे। उन्होंने तुरंत बर्फ से ढके वेंटिलेशन शाफ्ट को हटाया, अपने दोस्त को नीचे फेंक दिया और खुद भी कूद गए। भयानक ठंड ने तुरंत दरवाजे के चारों ओर सब कुछ जमा दिया। जैक ने जल्दी से आग जलाई और इस तरह खुद को और अपने दोस्त को बचा लिया। एक रात के आराम के बाद दोस्त जाग गया और उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। पूरा कमरा बर्फ की मूर्ति में बदल गया था। जैक ने अपने दोस्त को समझाया कि वे मैनहट्टन से केवल 40 मीटर दूर है और तूफान का केंद्र गुजर चुका है। फिर वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। वे बर्फीले तूफान में आगे बढ़े। रास्ते में सभी ठंड से जमे हुए लोग थे। पुस्तकालय से बाहर निकले सभी लोग भी इस बर्फ के ढेर का हिस्सा बन गए थे। 1 सप्ताह से ज्यादा के कहर के बाद भयानक तूफान आखिरकार शांत हो गया, लेकिन इसने पृथ्वी के मूल स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया था। पूरा उत्तरी गोलार्ध सफेद रंग से ढक गया था और आकाश में लंबे समय बाद सूरज की रोशनी दिखाई दी थी। जैक और उनके साथी आखिरकार उस शहर में पहुंचे जो बर्फ से तराशा हुआ लग रहा था। दोस्त के उपकरण की मदद से जैक को बर्फ में दबे पुस्तकालय का पता चला, लेकिन यह मोटी बर्फ से ढका हुआ था और दीवारों पर भी बर्फ जमी थी। दोनों ने हर कोने की सावधानी से तलाशी ली और आखिरकार गलियारे के शीर्ष पर दरवाजे के दरार से एक रोशनी दिखाई दी। दरवाजा खोलने के बाद जैक ने कई सोए हुए बचे हुए लोगों को देखा, जिनमें उनका बेटा सैम भी था। सभी सुरक्षित बच गए थे। पिता को देखकर सैम को बहुत गर्व हुआ और जैक ने भी अपने बेटे से किया वादा पूरा किया। पिता और बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद जैक ने बचे हुए लोगों की खबर वापस भेजी और उपराष्ट्रपति ने तुरंत बचाव के लिए बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर भेजे। उन्होंने पहली बार पूरे देश के सामने अपनी गलती स्वीकार की। हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से उड़ते रहे और बड़ी संख्या में बचे हुए लोग बाहर निकल आए। द डे आफ्टर टुमारो सिर्फ एक आपदा फिल्म नहीं है, बल्कि मानव भाग्य के बारे में एक रहस्योद्घाटन है। अगर इंसान इकोलॉजिकल बैलेंस की अनदेखी करते रहे तो द डे आफ्टर टुमारो का प्रलय का दृश्य एक इंडिस्पेंसिबल कल बन जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो किस मूवी पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।